शासक नहीं साकर ज्यों सहज सुलभ मन सोज, वे मजलिस मंदी भई जठे तब तो वर्तन तेज। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सबसे पहले एक ऐसी आत्मा को अपन आज नमन करते हैं जिन्होंने राजस्थान की विधानसभा में रानीवाड़ा इलाके का एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार प्रतिनिधित्व किया और यहाँ से वो विधायक बनकर राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में पहुँचे। ऐसे पूर्व विधायक किसान केसरी रत्नाराम जी चौधरी की आज 5वीं पुण्यतिथि है। सर्कल न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से रत्नाराम जी चौधरी की 5वीं पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन, वंदन, सत सत नमन। आज एक ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि है जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर राजनीतिक पारी खेली, लंबे समय तक यहाँ की वो आवाज़ बनकर सदन और सड़कों पर लड़ते हुए दिखाई दिए। तो आज रत्नाराम जी की 5वीं पुण्यतिथि है और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उनके एक अहम टीम के सदस्य, टॉप 5 के सदस्य, जिनके हमेशा साथ रहते थे। जब सरपंच बने, उनकी पारी जब से शुरू हुई, क्योंकि एक गांव के रहने वाले हैं, आदरणीय मनसाराम जी हमारे साथ में मौजूद हैं। मनसाराम जी परिहार जो गांग ग्राम पंचायत की निवासी हैं और रत्नाराम जी भी गांग ग्राम पंचायत की निवासी थे। दोनों की राजनीति यात्रा साथ साथ शुरू हुई और रत्नाराम जी के बारे में मेरे हिसाब से मनसाराम जी से अधिक कोई जानता नहीं होगा। उनके काम करने की स्टाइल, उनका व्यक्तित्व और सारे वो किस तरह से व्यवस्थाओं को चलाते थे। तो सबसे पहले मनसाराम जी आपका स्वागत। नमस्कार। आपने लंबे समय तक रत्नाराम जी के साथ में राजनीति की और रत्नाराम जी ने भी लंबे समय तक इस इलाके का प्रतिनिधित्व राजस्थान की विधानसभा में किया। हम जानना चाहते हैं कि रत्नाराम जी की राजनीति करने का स्टाइल कैसी थी, कैसा तरीका था वो राजनीति में, किस तरह से लोगों को सर्टिफाइड करते थे, काम कैसे करवाते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रत्नाराम जी एकदम सीधे सरल स्वभाव के थे और उनका जो काम करने का तरीका था, एक वो राजनीति के वो कम थे, वो पारिवारिक जैसे लगते थे सबको, और अपने साथ रहने वाले को भी एक परिवार के मुखिया की तरह ट्रीट करते थे। हमेशा साथ रहने वालों का वो ख्याल रखते थे, साथ में अपनी जनता का भी ख्याल रखते थे, वोट देने वालों का भी। तो उन्होंने ये फर्स्ट चुनाव 1977 में लड़ा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। जिस समय कांग्रेस का जो दौर था वो ऐसा ही गर्दिश टाइप था, लेकिन रत्नाराम जी विजयी हुए और विधानसभा में पहुंचे। उनके सामने कैंडिडेट था उस समय की जो पार्टी थी, विपक्षी पार्टी, उससे हरिशंकर राजपुरोहित, उनको उन्होंने शिकस्त दी और फिर रेगुलर दूसरी बार 80 में चुनाव हुए तो उसमें भी वो विजयी रहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। उस समय उनके सामने मालवाड़ा के ठाकुर दुर्जन सिंह जी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन दुर्जन सिंह जी हार गए, रत्नाराम जी जीत गए। 80 से 85 तक वो रेगुलर रहे, यानी 2 टर्म रहे। 85 के बाद में जब चुनाव हुए तो निर्दलीय अर्जुन सिंह जी उनके सामने थे बड़गांव, उसमें अर्जुन सिंह जी विजयी रहे, रत्नाराम जी कुछ वोटों से हार गए। लेकिन जनता से उनका लगाव, जनता का प्रेम उनके साथ वैसे ही बना रहा। वो मैदान में रहे और एक सोशल वर्कर की तरह लोगों की सेवा करते रहे और कभी ये महसूस नहीं होने दिया लोगों को कि वो हारे हुए हैं। सभी का वो काम अपने हिसाब से करते थे, किसी को निराश नहीं करते थे। उनके काम करने की ये स्टाइल थी, उसी से वो सब कुछ करते थे। फिर 90 में वापस चुनाव हुए, उसमें उनके सामने वही निर्दलीय अर्जुन सिंह जी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार थे और रत्नाराम जी उस चुनाव में जीते, अर्जुन सिंह जी हार गए। वो 3 साल कार्यकाल चला, फिर वो विधानसभा भंग हो गई। दोबारा चुनाव हुए, उसमें रत्नाराम जी रह गए और अर्जुन सिंह जी आ गए। अर्जुन सिंह जी मंत्री भी बने। ये 5 साल का दौर हो गया। उसके बाद में फिर चुनाव आए, फिर रत्नाराम जी और वो उनके आमने सामने हुए तो रत्नाराम जी वापस जीते
इस तरह रत्नाराम जी को इस सेवा करने का रानीवाड़ा की जनता का काफ़ी लंबा उनको समय मिला और उस अरसे में उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए कई तरह के। जैसे रानीवाड़ा में ये तहसील है, ये तहसील जो बनी ये रत्नाराम जी की ही मेहनत का फल है। उसके बाद में जो भी यहाँ विकास हुआ ज़्यादातर रत्नाराम जी का ही उसमें रोग रहा। रत्नाराम जी की राजनीति यात्रा मैंने सुना सरपंच से थी, पहले वो सरपंच बने थे। हाँ, वो तो हमारे ये रत्नाराम जी की एज मेरे पिताजी से बराबर थी। वो सरपंच रहे और उस समय रानीवाड़ा पंचायत समिति में शायद 9 राजपूत 2 सरपंच थे, उनमें से रत्नाराम जी एक थे। अच्छा, पंचायत समिति में। और बड़ा मतलब इलाका भी बड़ा होता था पंचायत समिति के वो उप प्रधान भी रहे उस समय। अच्छा, हमारी पंचायत का क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा था। हाँ। ये धनौल जाखड़ी जो पंचायत बनी है रत्नपुर, ये सब गांव में आती थी। मतलब बड़ा इलाका था, बड़ा एरिया था। तो उन्होंने सरपंच रहते हुए भी काफ़ी लंबा टाइम ये काम किया समाज सेवा का। और उसके बाद में सीधे ही वो एमएलए बन गए, फिर एमएलए रहे। ऐसा चला उनका। आपके गांव की बात करें तो गांव में भी कहीं सौगात नहीं दिलाई, स्कूल की हो, हॉस्पिटल की हो। वैसे इनके पिताजी भी संघर्षशील थे, शहीद धर्माराम जी, जिन्होंने किसान हित में, आम जनता के हित में काफ़ी अच्छे काम प्रयास किए थे। ये जो खातिरदारी हक है, ये जनता को जागरूक करने वाले, खातिरदारी हक के लिए जागरूक करने वाले धर्माराम जी थे। इसी परिवार से रत्नाराम जी थे, उनके वारिस। तो इन्होंने भी वही समाज सेवा का बीड़ा उठाया और काफ़ी अच्छा काम किया। अपने रहते हुए उन्होंने अपने से किसी को असंतुष्ट नहीं होने दिया। उनका प्रयास रहता था, वो सरल स्वभाव के थे। यदि कोई नाराज़ भी हो जाता था तो उसको मना लेते थे। इस ढंग से वो काम करते थे। रत्नाराम जी अक्सर एक किसान नेता के रूप में जाना जाते थे और उनको किसान केसरी के रूप में कहा जाता था कि ये किसान केसरी हैं। रत्नाराम जी फील्ड में रहते थे तो वही परंपरागत वेशभूषा में रहते थे, शायद मारवाड़ियाँ बोलते थे। और विधानसभा में वो हिंदी का यूज़ करते थे या मारवाड़ी का? नहीं, वो हिंदी बोलना जानते थे, हिंदी भी बोलते थे और अपनी भाषा भी बोलते थे। दोनों भाषा में अपनी बात कहते थे जहाँ जैसी जरूरत होती थी। उस पढ़े लिखे कितने थे मतलब जी? पढ़े में 8वीं तक थे वो। अच्छा, 8वीं। उस समय इसको मिडिल कहते थे, वो पढ़े हुए थे। मतलब और उस समय 8वीं भी बहुत बड़ी बात थी जी। मतलब उस समय 8वीं पास करना भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, क्योंकि और उस समय आसपास स्कूल नहीं थी। तो उस टाइम में ये रानीवाड़ा में स्कूल शायद नहीं थी उस समय। तब भी हमारे गांव में स्कूल थी। धर्माराम जी के प्रयासों से 8वीं तक स्कूल थी। और उससे जो हायर स्कूल थी वो मालवाड़ा में थी या फिर बड़गाम में बन गई थी। जब मैं पढ़ता था बड़गाम में भी थी। इससे पहले मालवाड़ा ही थी या फिर भिदवाड़ या जालो बजाओ, दूसरा कोई शिक्षा का साधन नहीं था। 8वीं तक हमारे गांव में थी। सबसे प्रथम ये स्कूल थी वो भी इन्हीं के प्रयासों से हुई थी। फिर उसका वो तो स्कूल फिर सेकेंडरी हुई, अब सीनियर सेकेंडरी है। अच्छा, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा। एक सवाल तो मनसाराम जी है कि अर्जुन सिंह जी चुनाव जीतते थे, रत्नाराम जी चुनाव हारते थे, या फिर रत्नाराम जी चुनाव जीतते थे, अर्जुन सिंह जी चुनाव हारते थे। तो फिर वो दोनों नेता किस तरह से काम करते थे, कैसे क्या उनका हाव भाव था जनता के बीच में? वर्तमान में जिस तरह से हारते हैं जीतते हैं, जिस तरह की गाँव के अंदर पॉलिटिकल होती थी, उस समय की कैसे पॉलिटिकल थी गाँव में? हार जीत का तो कोई विशेष असर नहीं होता था लोगों में ऐसा, क्योंकि वो भी लोकल ही थे। रत्नाराम जी भी और अर्जुन सिंह जी भी सब यहीं के थे। तो लोगों से जो भी था कुछ भी संपर्क बनाए रखते थे। तो ज़्यादा कोई हालबेल राजनीति की नहीं थी, समाज सेवा के उद्देश्य रखते थे। नहीं, दोनों आमने सामने चुनाव लड़ते थे तो ऐसा नहीं कि जब जो चुनाव जीता था उसके कार्यकर्ताओं से टारगेट या उस कार्यकर्ताओं से टारगेट, जो वर्तमान में अपन देख रहे हैं जिस तरह की पॉलिटिकल, इतना कुछ नहीं हमने देखा कि भाई ये उसी का आदमी है, उसको ऐसे टारगेट करो, ऐसे हैरान परेशान करो, ऐसा कुछ नहीं। अर्जुन सिंह जी भी ठीक ही थे, कोई उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा कोई कि ठीक है कोई व्यक्तिगत किसी इनका कोई होता था किसी से इंटरेस्ट, तो वो अलग बात है, कोई सरकारी नौकरी के ट्रांसफ़र वगैरह करवानी। रत्नाराम जी का तो ऐसा कुछ था ही नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं था। रत्नाराम जी जब विधायक बने, अंतिम विधायक वो 98 में बने और 2003 तक उनका कार्यकाल रहा। उसके बाद में उनका टिकट कटना, आप साथ में थे उस समय, क्या घटनाक्रम थी पूरी? टिकट तो क्या है कि आदमी लंबी पारी तक खेलता है तो कुछ न कुछ
लोगों में ऐसा हो जाता है कि भाई हम होते तो ऐसा करते, हम होते तो ऐसा करते, ऐसे बहुत से लोग हो गए। और ऊपर क्या था कि कुछ राजनीति के तौर पर जो भी ग्रुपिंग थी उसमें राम जी वाला पक्ष थोड़ा कमजोर हो गया। तो अशोक गहलोत ने शायद इनका टिकट काट दिया, ऐसा हमने सुना। मतलब रत्नाराम जी उस समय किस गुट में थे? मदेरणा गुट में? हाँ, मतलब वहाँ ऊपर ऐसा ही गुट था एक, हाँ, जो वर्तमान में देखते हैं पायलट गहलोत जो वर्तमान में चल रहा है, तो वो थे, वो किसान ग्रुप में ये रहते थे। तो ये कारण रहा होगा शायद कटने का, मतलब क्या हो सकता। 2003 तक वो विधायक रहे। तो रत्नाराम जी की जब से वो टीम जैसे काम करती थी जिसमें आप भी सदस्य, आप भी अहम भूमिका में थे, तो उसके बाद में वो टीम इस तरह से पॉलिटिकल से दूरी रखना, जैसे आप भी हैं तो कहीं पहले आप एक्टिव रूप में दिखाई देते थे रत्नाराम जी के साथ में, वो पूरी टीम एक तरीके से चुनाव मूवमेंट से हटना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो एज के हिसाब से लोग वैसे भी कामकाज में थोड़ी उनकी आती है कमी, बाकी ऐसा कोई नहीं है। भाव उनके प्रति भाव तो अच्छा ही है, पार्टी के प्रति भी हमारा नाम वैसे भी कांग्रेस को थोड़ा तो ज़्यादा देते थे हमारे हिसाब से। उसमें यहाँ पर रत्नाराम जी के समय में यूथ कांग्रेस का 2 बार प्रेसिडेंट रहा, रानीवाड़ा ब्लॉक का। और उसके बाद में मैं वहाँ जिले में 2 बार संगठन मंत्री रहा, लाहौर जिला कांग्रेस कमेटी में। और उसके बाद में भी मैं वहाँ पर जिला कमेटी में यहाँ से निर्वाचित हुआ। और दूसरे भी पार्टी के पदों पर मैं रहा, तो वो तो पार्टी के पदों पर थे तो काम तो करना ही होता था उनके साथ। लेकिन एक्टिवता फिर कम हो गई। मतलब आपके जैसे सैकड़ों लोगों की बात करो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सैकड़ों लोग एक्टिव कम हो गए। कुछ तो जैसे मेरी पूछ रहे हैं तो मेरी तो क्या है कि एज के हिसाब से, लेकिन कई लोग ऐसे थे जो एक्टिव कम हो गए। हो सकता है वो रत्नाराम जी वाली थोड़ा वो लगा व्यवस्था दूसरी जगह सेट नहीं हो रही थी। कुछ लोग इधर से उधर भी हो गए। रत्नाराम जी फिर क्या है कि इसमें कांग्रेस से असंतुष्ट रहते थे, और जो भी कैंडिडेट कांग्रेस ने जिसको टिकट दिया तो उनका उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और नहीं किया तो वो हारा। चुनाव में परिणाम आया उसका। रत्नाराम जी निर्दलीय चुनाव लड़ा था और उसमें रत्नाराम जी लगभग 30,000 वोट दिए थे निर्दलीय में, और अर्जुन सिंह जी जीत गए थे, रतन देवासी भी हार गए थे। फिर दोबारा हुआ तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ करके हीरालाल का सपोर्ट कर दिया, और उसमें 100,000 लगभग हीरालाल को वोट मिले थे, और ये रतन देवासी जीत गए थे बीजेपी से। बीजेपी ने अर्जुन सिंह जी को भी टिकट काट दिया था और नारायण सिंह जी को दे दिया, तो नारायण सिंह जी भी हार गए, ये जीत गए, रतन देवासी जीत गए। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में 2 बार रतन जी हारे। अब की बार लोगों ने रतन जी को वापस सपोर्ट किया है, तो वापस आए। वही लोग जो थे नाराज टाइप वो वापस जुड़ने से वापस अच्छे वोटों से जीते। ऐसा हुआ। मनसाराम जी, रानीवाड़ा के पॉलिटिकल की बात करें, जब आप यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे तब की पॉलिटिकल कैसी थी? अब की वर्तमान की राजनीति आप कैसे देखते हो? रानीवाड़ा की राजनीति को कितना अंतर देखते हो? उस समय में पॉलिटिकल स्थिति तो मेरे हिसाब से करीब करीब एक जैसी है, कोई फर्क रहता नहीं है, क्योंकि जो भी लीडर होता है वो अपने हिसाब से अपने जो नज़दीक अपने विश्वास पात्र लोगों से अपना काम लेता है। पार्टी के लेवल पर जो भी पद वगैरह भी या जिसको को भी नियुक्ति हुई होती है वो भी उस लीडर के हिसाब से ही होती है। क्योंकि कांग्रेस में एक सिस्टम है या सब भी राजनीतिक पार्टियों में है कि भाई हाईकमान जो कहता है वो सही है। तो हमारे इसमें तो MLA हाईकमान होता है, जो MLA का दावेदार है या जो कैंडिडेट है जो भी हारा हुआ जीता हुआ, तो उसके जो गुड फेथ में हैं तो उन्हीं को नियुक्ति मिलती है किसी भी पद पर। आज भी ऐसे ही, आज भी जो भी हैं जहाँ हैं वो जो उनके जो गुड फेथ में है, तो वो तो ऐसा सिस्टम है, इसमें कोई ऐसा बात है नहीं कि मेरे को क्यों नहीं उसको, ऐसा कुछ नहीं होता है, पता ही है। एक जनता में अक्सर बात चलती है कि रत्नाराम जी के पास में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसको किसी के साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई गांव के बड़े लीडर को साथ में लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी, वो सीधा जाता और सीधा काम करवा के आ जाता था। उसके बारे में थोड़ा बताइए, उनके काम करने की स्टाइल बताइए। रत्नाराम जी के ऐसी कोई किसी बात की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि वो तो एकदम सरल आदमी था, कोई भी आदमी उनसे मिल सकता था।
ऐसा भाई MLA वगैरह का स्टेटम वगैरह ऐसा नहीं रखते थे वो, या उसमें अहंकार या घमंड नहीं था पद का, बिल्कुल नहीं था। तो कोई भी आदमी बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई झिझक नहीं थी। देसी आदमी से मिलने में लोग आते थे, जो भी अपनी समस्या थी बताते थे और उनके हिसाब से वो उनका निदान करते थे, जैसा भी मिलता था वैसा। बाकी किसी को भी उसको लाओ और इसको लाओ और ऐसा कुछ नहीं था। तो होगा किसी की राजनीति में या किसी भी दूसरे कैंडिडेट होंगे या जो भी थे दूसरों में होगा, अपन को पता नहीं है, क्योंकि अपन को दूसरों से काम पड़ा ही नहीं। मतलब रत्नाराम जी हार गए तो हम काम के लिए किसी दूसरे के पास हम गए ही नहीं, ठीक है। वो जो भी हमारे तो ऐसा ही कोई काम काज हुआ भी तो भी उन्हीं के हिसाब से हो जाता था, रत्नाराम जी के हिसाब से। हमने कभी किसी दूसरे का सहयोग लिया ही नहीं, ऐसा रहा। हार हो या जीत हो एक जैसे ही रहे, और किसी की जरूरत सिफारिश की जरूरत ऐसी महसूस ही नहीं हुई कि भाई उसको ला कर लाना पड़ेगा कि उसको लाना पड़ेगा। किसी दूसरों को भी ऐसी जरूरत नहीं होती थी, बात कर सकते थे, लीगल बात होती थी तो वो मान लेते थे। और कोई भी विकास का काम होता था तो वो उसमें ज़रूर दूसरों की सहमति होती थी। जैसे कोई स्कूल खोलनी है किसी के यहाँ, या कोई पानी के लिए किसी के लिए कुछ बना करना है, या ऐसी जो भी बातें होती थी जो सार्वजनिक हित की थी, तो उसमें तो सबकी सलाह लेते थे, किसी एक लगे कहने से नहीं करते थे, वो तो फिर पूछ के करते थे। एक अक्सर मनसाराम जी राजनीति में आने से पहले, आने के बाद में अपन इस तरह से देखते हैं कि कोई भी लीडर्स जब उसको टिकट मिलता है तो जाति के आधार पर टिकट मिलता है। वर्तमान में अपन देखते हैं इस उत्तर गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे भी होते हैं जो राजनीति में आने के बाद में एक विशेष जाति को तवज्जो देते हैं। कई ऐसे होते हैं जो सबको मतलब विधायक बनने के बाद में यहाँ ऐसे जनप्रतिनिधि होते हैं जो सबको साथ में लेने चलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन एक थप्पा लग जाता है कि भाई ये उस जाति का है, ये उस जाति का है। लेकिन ये उदाहरण दिया जाता है इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर कि रत्नाराम जी चौधरी ने कभी जातिवाद नहीं किया। उनका ऐसा कोई जातिवादी नज़रिया लोगों के सामने नहीं आया। और ऐसा था कि रत्नाराम जी का जो संघर्ष था वो कुछ विशेष असूलों पर था, जातिवाद तो उनमें नहीं था, इतना जातिवाद भी नहीं था। जैसे कई जगह पर सरपंचों के चुनाव होते थे या वो होते थे तो अदर कास्ट में यदि सामने कोई चौधरी भी होता है और दूसरा है तो रत्नाराम जी थोड़ा अदर कास्ट का ध्यान ज़्यादा रखते थे। जैसे दानोल का उदाहरण है इसके लिए। जैसे दानोल का कैसा उदाहरण है? जैसे जो सरपंच भुर्जी थे उनके सामने ये भाई चौधरी लोगों ने चुनाव लड़ा तो रत्नाराम जी का जो नजरिया था वो गुरजी की तरफ रहा कि भाई ये भी होने चाहिए, ठीक है नहीं, मैं MLA हूँ इनके लिए तो फिर इनको सरपंच की क्या जरूरत है। वो इस टाइप से होते थे। ऐसा कई जगह उन्होंने किया। दूसरी जाति में भी जो सरपंच या जो भी छोटे मोटे पद होते थे तो इतना जातिवाद मतलब बिल्कुल जातिवाद। रत्नाराम जी की कोर कमेटी के कौन कौन सदस्य थे? जो कोर कमेटी होती है 10-15 लोगों की, उसके थोड़े नाम बता दीजिए। कोर कमेटी आजकल नेताओं की होती है ना कोर कमेटी, हाँ। उसमें 10-15 लोगों की किन किन की जगह थी? हाँ थी, उनमें हमारे जाति भाई थे बिश्नोई में, बारमल बिश्नोई जो कोरका से सरपंच थे, और वैसे भी वो बिश्नोई समाज के मौजूद आदमी थे। धनजी जांगू कोरडा से वो भी इनके विश्वास पत्र में थे। लक्ष्मण जी बरड़ वो भी यहीं थे करवाड़ा से थे। और रबारिया में जीवाराम जी थे जांग से भोकू, और बेराराम सरपंच थे कुड़ा से, वो भी थे। और उधर से और भी कई लोग थे। मेघवाड़ों में पन्माराम जी थे, पन्मा भी सिंगावस वाले मेघवाड़। भीलों में मगनाराम जी इधर डोंगरी से थे, और सब जातिवादी लोग थे। और हमारे फिर ये राव जी गुमान सिंह जी भी थे, और मैं भी था उसमें। तो चौधरी में भी थे, उनके जो बात पूछते थे प्रेमाराम जी थे, मेदाराम जी थे, ये भी उन्हीं में आती थी। और ऐसे सब में थे, सभी जातियों से कुछ न कुछ थे। भूमिया में हमारे जगह सिंह जाला थे, वो दानल बुर्जी थे, वो काफ़ी संघर्षशील आदमी थे, उनके साथ ही रहते थे हमेशा ही साथ। मतलब एक टीम के रूप में पूरी टीम काम करती थी, इस टाइप से सब लोग रहते थे। ये थी बात। अच्छा, रत्नाराम जी
के राजनीतिक बैकग्राउंड की बात करें तो धर्माराम जी भी थे, संघर्षशील नेता थे। उसके बाद में रत्नाराम जी आए। रत्नाराम जी के बाद में उनके पारिवारिक पॉलिटिकल के बारे में बात करो तो रत्नाराम जी जब तक थे तब तो वो वन मैन शो था, ठीक है। तब तक तो कोई दूसरा उनके जैसा अपने यहाँ इस समाज में जो इसकी समाज को संभाल कर रख सके ऐसा नहीं था, कोई हुआ ही नहीं। और परिवार में भी जो कुछ विरासत संभालने की जिनसे उम्मीद थी, जैसे बगदाराम जी, अखाराम जी, तो उन दोनों का भी एक साथ एक्सीडेंट हो गया और अचानक वो भी चले गए। तो इसके बाद में जो भी ये है वो तो उनके पुत्र हैं मगनाराम जी, वो भी अच्छा ही कर रहे हैं, जो भी है वो ठीक है। और राधेश्याम सरपंच के रूप में वो भी काम देख रहे हैं, गांव का भी लोगों ने उनको बनाया कि भाई उनको सरपंच बनाओ, एमएलए साहब के घर से है। तो वो भी ठीक ही है, कर रहा है काम अभी तक तो उसका भी। लेकिन एक बात ये है कि अक्सर कोई नेता होता है, एक बार विधायक बनता है, एमपी बनता है या कुछ भी बनता है, तो फिर अपने बेटों को आगे करते हैं पॉलिटिकल के अंदर। लेकिन रत्नाराम जी ने अपने रहते हुए विधायक कार्यकाल या प्रत्याशी कार्यकाल के दौरान अपने बेटों को चुनाव नहीं लड़ाए। ये ऐसे कम उदाहरण होते हैं। ऐसा नहीं किया उन्होंने, वो परिवारवाद में इतना विश्वास नहीं करते थे और मतलब परिवार से किसी को कुछ बनाया ही नहीं उन्होंने, ये पक्की बात थी। और परिवार का समझ लो या किसी को यदि कुछ हुआ तो हमारे गांव से जो सरपंच थे वो इनके बहन ही थे, वो लंबे समय तक मेधाराम जी रहे। बाकी कोई ऐसा नहीं था, खुद का परिवार का कोई भी मेंबर एक्टिव नहीं था, इनको भी रखा। ये परिवारवाद भी नहीं था उनमें और जातिवाद भी बहुत कम था। जो भी होगा तो कोई पर्दे के पीछे अलग बात है, लेकिन सामने कुछ नहीं था जातिवाद। जैसे कोई भी छोटी मोटी पंचायती भी होती थी, यदि चौधरी वर्सेज कोई दूसरा होता था तो रत्नाराम जी का रुख हमेशा ही ठीक ही रहता था, पॉजिटिव रहता था, बिल्कुल जातिवाद बन जाते थे। जो ऐसा सत्य होता था उसी का पक्ष लेते थे। तो ये थे मनसाराम जी परियार। आज हमने उनका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने का मकसद एक ही था कि पूर्व विधायक रत्नाराम चौधरी का आज पुण्यतिथि है और रत्नाराम जी के विश्वास पात्र में मनसाराम जी परिहार थे। उनसे हमने सवाल पूछे, उन्होंने जवाब दिए। रत्नाराम जी का कैसा व्यक्तित्व था, राजनीति करने की स्टाइल कैसी थी, उनकी व्यवस्थाएं किस तरह से वो चलाते थे, इन सारे विषयों पर हमने बातचीत की। आपके भी कोई दिमाग में उनसे जुड़ा हुआ कोई वाक्य या उनके द्वारा किए गए कोई काम आपके दिमाग में हो, आपके गांव में हो, तो ज़रूर साझा कीजिएगा। जल्द हम मिलेंगे आपसे एक दूसरे इंटरव्यू के साथ में, एक दूसरी शख्सियत के साथ में। धन्यवाद।